नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पे स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं इन टॉक। नगर निगम इलेक्शन में अब कोई बधाई नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये भय है कि कहीं बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा हालात ना बन जाए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चुनाव रद्द हो गया था ओबीसी सीटों का, क्या वही स्थिति बिहार में बन सकता है? इस सवाल पर आज हम बात करेंगे। और महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या थी? क्या महाराष्ट्र में चुनाव जो रद्द हुआ था वो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के बाद हुई थी या बिना ट्रिपल टेस्ट करवाए ही महाराष्ट्र ने इलेक्शन करवा लिया था? इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज महाराष्ट्र का केस स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे महाराष्ट्र में क्या हुआ और कैसे महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है बिहार का मामला। इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नगर निगम इलेक्शन में अब सारे बाधाएं एक एक करके समाप्त हो रही है। कुछ बाधाएं थी, कुछ लोग कह रहे थे कि हाई कोर्ट में इलेक्शन रुक सकता है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने अगली तारीख 23 जनवरी 2023 का दे दिया है। हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए, फिर हम कहेंगे। मैं बार बार ये बातें आपको बता रहा था कि कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो तब हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है और हाई कोर्ट को उस संवैधानिक मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। आखिरकार हाई कोर्ट ने भी बता दिया कि बिल्कुल नहीं, हम इस केस में अब नहीं आएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देता है। यानी अब नगर निगम का इलेक्शन तय तारीख पर होगा, 18 और 28 तारीख का। कई लोग जानना चाहते हैं कि तीसरे पेज का चुनाव कब होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे जल्दी, और उसके लिए भी हम इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं, एक सटीक इंफॉर्मेशन। जो लोग तीसरे पेज के मतदान का इंतजार करें उनके लिए जल्द ही देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं, क्या बिहार का मामला भी महाराष्ट्र जैसा हो सकता है? इस सवाल का जवाब कई लोग जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें तो दोनों पक्ष एक एक करके बिहार सरकार की तरफ से देखा जाए तो बिहार सरकार कह रही है हम केस जीत जाएंगे, हमने बिल्कुल सही तरीके से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाए। उधर जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं उन लोगों का भी दावा है कि हम केस जीत जाएंगे। लेकिन साथियों, सुनील कुमार जो याचिका दायर किए हैं वो कह रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन रद्द हो गया, उसी तरह से बिहार में भी इलेक्शन रद्द हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को समझने के लिए हमें महाराष्ट्र की केस स्टडी करना होगा और समझना होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो मामला है ये केवल 20% ईबीसी सीटों का है, बाकी सीटों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जनरल सीटों में हैं या महिला आरक्षित सीटों में हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप ईबीसी सीटों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका चुनाव रद्द नहीं होगा। अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जो कि बिहार सरकार के जो अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं उन लोगों का दावा है कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि हो सकता है कि बिहार का जो ओबीसी सीटें यानी ईबीसी सीटें जो है वहाँ इलेक्शन रद्द हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति सारी सीटों पर नहीं बनेगी। जो लोग दावे करते हैं कि सभी सीटों के चुनाव रद्द हो जाएंगे, उन दावों से बचे। और दूसरी तरफ जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि ईबीसी के जो सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रही है वो 20 जनवरी को रद्द हो जाएगा, तो सबसे पहले ही बात जान लीजिए कि 20 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई, फैसला का तारीख नहीं तय की गई। फैसला सुप्रीम कोर्ट कब तक सुनाती है इसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को फैसला भी दे दे। लेकिन सबसे पहले जो महाराष्ट्र के नाम पर इतना डराया जाता है कि महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है, बिहार में भी हो सकता है, तो चलिए आज मैं आपको महाराष्ट्र के उसी केस स्टडी में पहुंचते और महाराष्ट्र में असल में हुआ क्या था 2021 में, जिसका उदाहरण बार बार बिहार में दी जाती है कि बिहार की परिस्थिति भी इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र जैसी हो सकती है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर हुआ क्या था। 2021 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उद्धव ठाकरे ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण दे दिया था। यानी ओबीसी के जो आरक्षण है वो अध्यादेश लाकर दे दिया था, एक अध्यादेश ला दिया और उसमें कह दिया कि हम ओबीसी आरक्षण देने जा रहे हैं। यूँ कहिए कि विधानसभा में अगर आपको कोई विधेयक पास करवाना होता है, विधेयक पास करवाने का वक्त नहीं रहता है, तो सरकार एक अध्यादेश लाती है और वो अध्यादेश 6 महीना तक उसकी मान्यता रहती है। 6 महीने में आपको विधानसभा और विधान परिषद से पास करवाना पड़ता है। लेकिन अध्यादेश लाने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार ने ये निर्णय ले लिया, बिना कोई आंकड़ा जुटाए ये निर्णय ले लिया कि हम ईबीसी सीटों पर इतना प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे हैं, जिसके बाद
मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद उस मामला में ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो एनेक्शन करवाया था वो एनेक्शन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गया। यानी उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े को पर्याप्त नहीं माना, ये रद्द कर दिया। इसके बाद जो ओबीसी आरक्षित सीटें थी, जो ईबीसी के लिए आरक्षित सीटें थी, बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने एनेक्शन पर रोक लगा दिया था तो उन सीटों पर यह तय किया गया कि इसे जनरल करके हम एनेक्शन करवाते। तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या किया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक मॉडल के तौर पर पेश कर दिया था, एक उदाहरण के तौर पर पेश कर दिया था। वहाँ ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई नहीं थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तर्ज पर उद्धव ठाकरे की सरकार ने अपने यहाँ भी एक अध्यादेश पास किया। उसके बाद हो सकता है विधानसभा में विधेयक पास करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस पर रोक लगा दिया। उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार को उन 20% सीटों को जनरल करवा के एनेक्शन करवाना पड़ा। अब कुछ चैनलों द्वारा महाराष्ट्र की केस स्टडी आपके सामने रखे तो उन चैनलों से ये जरूर पूछेगा, वहाँ पर तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई नहीं थी, तब ना एनेक्शन पर रोक लग गया था, वो भी ओबीसी सीटों पर। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में कोई ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं हुई थी। एक अध्यादेश लाया उद्धव ठाकरे की सरकार ने और एनेक्शन करवाने की तारीख तय कर दी कि हम ईबीसी सीटों को इतना आरक्षण दे रहे हैं। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वो जो आरक्षण दिया गया वो सही तरीके से आरक्षण नहीं दिया गया, आरक्षण का मापदंड जो था वो बिल्कुल उचित नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ईबीसी सीटों पर आरक्षण पर रोक लगा दिया। इसका मतलब आप समझ सकते कि महाराष्ट्र में कोई ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं हुई थी। बिहार का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है, महाराष्ट्र के मामला में बिल्कुल आप अलग देख सकते हैं। वहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक उदाहरण ले लिया गया और उसी के तर्ज पर उद्धव ठाकरे की सरकार ने अध्यादेश लेके आ गई। लेकिन यहाँ बिहार का मामला बिल्कुल अलग है। बिहार का मामला हम आपको बताते हैं। बिहार में बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाया और जो बातें बिहार सरकार की तरफ से कही गई वो बातें भी मैं बता देता हूँ। बिहार सरकार ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उचित तरीके से किया गया। इसके साथ ही आपको बताते चले बिहार सरकार ने और भी कई बातें कही। बिहार सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, पटना हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, उसी आधार पर हमने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाए, इसमें कोई बदलाव नहीं। इससे आप समझ सकते तो महाराष्ट्र में कोई ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई नहीं थी, तो वहाँ पर एनेक्शन रोकना सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल उचित था। लेकिन बिहार के मामला में ये देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई वो बिल्कुल उचित तरीके से हुई, सही तरीके से हुई कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की उसी गाइडलाइन पर हुई कि नहीं, हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय किया उसी गाइडलाइन पर हुआ कि नहीं, ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट बिहार के मामला में देखेगी। अब जब आपके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण पेश किया जाए और कहा जाए कि महाराष्ट्र में तो एनेक्शन रद्द हो गया था ईबीसी सीटों पर, तो उनसे पूछिएगा महाराष्ट्र में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया उद्धव ठाकरे की सरकार ने 2021 में कहां करवाया था, जो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है। महाराष्ट्र का मामला बिल्कुल अलग है, बिहार से बिल्कुल अलग है, इसलिए महाराष्ट्र का मामला बिहार में बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इसलिए रोक लगाया था क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने 2 राज्यों का उदाहरण लिया और कह दिया हम भी अध्यादेश लाते हैं और उसी तरह से हम ईबीसी को आरक्षण दे देते। कई बार ईबीसी सीटों के बारे में बता चुका हूं कि जो ईबीसी का आरक्षण दिया जाता है उसके जो दायरा होती है, आर्थिक आधार पर कौन पिछड़ा है, इसके अलावा शिक्षा के स्तर पर कौन पिछड़ा है, इसके अलावा राजनीतिक तौर पे कौन पिछड़ा है, यानी इसी आधार पर ईबीसी को आरक्षण दिया जाता है। पहले जैसे ओबीसी को जैसे आरक्षण दे दी गई जाति आधारित, उस प्रकार से नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ही एक मामला मैं उदाहरण लेता हूँ, जो हाल के ही केस थे, उस पर भी हम इन टॉक पर बात कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हाल के मामला आया उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को कहा गया है कि आप ओबीसी के जो आरक्षण दिए गए 1990 से ओबीसी समाज को जो आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण का पता कीजिए ओबीसी समाज को कितना लाभ हुआ है, कोई लाभ हुआ है या नहीं। 1990 में दी गई आरक्षण में ओबीसी समाज कितना आगे बढ़ा, शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ा, राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ा और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नरेंद्र मोदी की सरकार को। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज के इस स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन गठित करें, लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर हम अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इस पर भी हम केस स्टडी कर रहे हैं, बहुत जल्द हो सकता है इस पर भी हम एक वीडियो लेके आए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आपको बता देना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र की उदाहरण दी जाती है ना बार बार कि महाराष्ट्र में एनेक्शन रुक गया, तो उनसे पूछिएगा जो ये उदाहरण देंगे कि महाराष्ट्र में कोई ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं हुई थी, बिहार में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई थी। बिहार सरकार ने तो बताया कि जिस संस्थान को हमने सर्वे के आंकड़े जुटाने के लिए कहा है वो संस्थान काफी विश्वसनीय है, 1964 से इस प्रकार से कार्य करता है।
आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि बिहार के साथ क्या होगा, 20 जनवरी को क्या होगा। 20 जनवरी को सुनवाई है, तो हम सबको सुनवाई के दिन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो बातें कही गई ना कि महाराष्ट्र में इलेक्शन रद्द हो गया, तो महाराष्ट्र में इलेक्शन इसलिए रद्द हो गया कि महाराष्ट्र की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं करवाई। अब बिहार में जो 20% आरक्षण बिहार सरकार ने दिया है, वो आरक्षण उचित है या नहीं। जो रोस्टर की प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया पर लगातार चर्चा हो रही कि बिहार सरकार ने रोस्टर की प्रक्रिया को पब्लिक क्यों नहीं किया, तो इसकी वजह ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित हो तो उसे आप पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते, वो आप सुप्रीम कोर्ट को ही दिखा सकते हैं। तो बिहार में जो कमीशन गठित हुई थी, वो सही तरीके से सर्वे किया है या नहीं किया, अति पिछड़ा समाज के साथ उन्होंने बिल्कुल न्याय किया या फिर अन्याय किया। इन सारे सवालों के बीच ये सवाल भी आपके मन में आता होगा कि इलेक्शन की परिस्थिति क्या होगी 20 जनवरी के बाद, क्या 20% ईवीसी सीटों पर इलेक्शन रद्द हो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाई, महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार ने कोई ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाई नहीं थी। 2 राज्यों का उदाहरण ले लिया और उसी उदाहरण पर महाराष्ट्र सरकार ने पूरा इलेक्शन करवाया था। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में इलेक्शन रोक दिया। और दूसरी चीज, जो लोग महाराष्ट्र का नाम लेते हैं उनसे पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही यह मामला है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को स्टे ऑर्डर दिया, तो जवाब है नहीं। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में सुनवाई करना भी उचित नहीं समझा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, और जहां तक 20 तारीख को सुनवाई की बात है, थोड़ा इंतजार, फिर से कह रहा हूं, इंतजार करिए। और दूसरी तरफ जो लोग उदाहरण देते ना कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट से हमें इलेक्शन रद्द करवा देंगे, उनसे फिर से कह रहा हूँ, उनसे पूछिएगा महाराष्ट्र में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं हुई थी और बिहार में हुई थी। और दूसरे तरफ दोनों पक्षों के वकील ये कह रहे हैं कि हम केस जीतने वाले हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच मैं आपके सामने एक और उदाहरण लेके आता हूँ, मध्य प्रदेश का जब आप केस स्टडी करेगा, हो सकता है 1 या 2 दिन में हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दोनों का केस स्टडी करके बिहार में क्या होगा ये बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जितनी बातें मैं अभी बता सकता हूँ इस वीडियो के जरिए कि मध्य प्रदेश में भी 1 महीने में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाई थी। सुशील मोदी कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण दी गई थी, उस पर भी हमारा रिसर्च जारी है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार तीनों का केस स्टडी हम साथ में करेंगे और आपको बताएंगे क्या इलेक्शन रद्द हो सकता है बिहार का या फिर नहीं। महाराष्ट्र के उदाहरण आपके सामने है, वहां कोई ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं हुई थी, इसलिए वहां पर इलेक्शन रद्द हो गया चुनाव के बाद भी। लेकिन रद्द भी कहां हुआ, 20% ईबीसी सीटें, जिसे आप ओबीसी सीटें भी कह सकते हैं। यहां पर बिहार सरकार ने एक रोस्टर की प्रक्रिया तैयार करवाया है। बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के रोकने के बाद बिहार सरकार ने पूरी प्रक्रिया के तहत इलेक्शन करवा रही है। और दूसरे तरफ जो ये रोस्टर की प्रक्रिया तैयार की गई, ये पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर तैयार की गई। इसका मतलब है आप निश्चित रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, अभी मैं इतना कह सकता हूँ। और जो लोग डरा रहे ना, उनसे डरिए मत, सच सामने आ जाएगा। 20 जनवरी को फैसला आ जाए तो वो भी सही है, लेकिन फैसला 20 जनवरी को नहीं होगा क्योंकि सुनवाई है। हो सकता है 20 जनवरी को फैसला भी आ जाए, लेकिन निश्चित रहिए अगर फैसला बिहार सरकार के खिलाफ भी आता है तो भी बिहार सरकार के पास कानूनी विकल्प खुला हुआ है। और उधर से अगर किसी के खिलाफ आता है तो उन लोगों के पास भी कानूनी विकल्प खुला हुआ है। इसका मतलब है आप ये केस लंबा चलेगा। लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जब उदाहरण दिया जाता है बार बार, तो उस उदाहरण पर यही कहिए कि वहां पर तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई नहीं थी, बिहार में तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई। ये लोग अक्सर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को माना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी में फिर से कहना चाहता हूं, जो ऑर्डर की कॉपी सुशील मोदी डाले थे ना, उसी ऑर्डर की कॉपी में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कमीशन को तब तक हम काम करने से रोकते हैं जब तक ये कमीशन पर बिहार सरकार अपना कोई उत्तर नहीं देता। यानी बिहार सरकार जब तक कोई जवाब नहीं देता है तब तक हम इस कमीशन को काम करने से रोकते हैं। लेकिन दूसरे पहलू पर जब जाइएगा तो उसी ऑर्डर की कॉपी में यह भी लिखा है कि इस बिहार में कोई भी अति पिछड़ा कमीशन को गठित नहीं करना है। ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट की आधा अधूरी बात है। पहली चीज समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से, यानी 28/11/2022 के निर्णय आने से काफी पहले बिहार में कमीशन ने, जो अति पिछड़ा समाज के कमीशन थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया था और पूरी तरह से डाटा का एनालिसिस भी हो चुका था। आपने जिस कमीशन को काम करने से रोका वो कमीशन तो पहले ही काम पूरा कर चुका था। इसके अलावा जो बातें अक्सर उठाई जाती है कि कमीशन गठित नहीं करना है, कमीशन तो 1 महीने पहले गठित हो गई थी। फिर से कह रहा हूँ, चोरी छिपे गठित नहीं हुई थी। कई बार मैंने लाइव वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको कि ये कमीशन चोरी छिपे गठित नहीं की गई। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने 19/10/2022 यानी 19 अक्टूबर 2022 को
ये बताया था कि हमारे कमीशन में ये लोग रहेंगे, जिसे राजनीतिक आयोग कहा जाता है ना, जिसे राजनीतिक आयोग कहा जाता है ना, बिहार सरकार ने बता दिया था इसमें जेडीयू के लोग होंगे, आरजेडी के लोग होंगे। उस वक्त पटना हाईकोर्ट ने नहीं रोका था। इसी से आप समझ लीजिए, जो महाराष्ट्र से तुलना की जाती है कि महाराष्ट्र में ऐसा हो गया, महाराष्ट्र में भाई ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं हुई थी और बिहार में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई थी। और जिस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना ही नहीं, ये बातें सुशील कुमार मोदी और सुनील कुमार जैसे लोग फैला रहे हैं। उसी सुनील कुमार से पूछिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि 4 से 5 सप्ताह में बिहार सरकार जवाब दे। जो सुनील कुमार और सुशील मोदी फैला रहे हैं ना बिहार में कि बिहार के कमीशन को माना ही नहीं, सुनील कुमार और सुशील मोदी जो फैला रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल आयोग को कमीशन ही नहीं माना, यानी कमीशन माना ही नहीं, वो आपको आधा अधूरा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ तौर पे लिखा है कि 4 से 5 सप्ताह के अंदर बिहार सरकार जवाब दे। और जब तक बिहार सरकार जवाब नहीं देती है, तब तक हम इस कमीशन को काम करने से रोकते हैं। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को शायद ये पता ही नहीं कि ये जो कमीशन गठित हुई थी, ये राज्य सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया था। नीतीश कुमार को सपना आया होगा और वो कमीशन गठित कर दिए। नहीं, नीतीश कुमार ने 19/10/2022 को पटना हाईकोर्ट पहुंचे और कह रहे थे, मिलॉर्ड हम एक कमीशन गठित करने जा रहे हैं, आप इस कमीशन को देख लीजिए, आपके नेतृत्व में हम इस कमीशन को गठित कर रहे हैं। मिलॉर्ड से कहा कि हम कमीशन गठित करने जा रहे हैं, हमारे कमीशन इतने। तो अब पटना हाईकोर्ट ने 19/10/2022 को कहा कि जब भी कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद आप इलेक्शन करवाने के लिए स्वतंत्र है। यानी पटना हाईकोर्ट ने तब ये कहा नीतीश कुमार को, यानी पूरा नज़र पटना हाईकोर्ट की थी इस कमीशन की रिपोर्ट पर, ये कमीशन किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करता है। और इसके अलावा बताने चाहते हैं कि अति पिछड़ा आयोग के जो राज्य स्तर पर अध्यक्ष थे, वो भी पटना हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे। जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का गिनाया जाता ना, उसी गाइडलाइन के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई। उसी गाइडलाइन के मुताबिक अति पिछड़ा समाज के लिए जो सर्वे का कार्य हुआ, वो हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के निर्देश पर हुआ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार का मामला महाराष्ट्र से बिल्कुल ही अलग है। महाराष्ट्र की जो उदाहरण दी जाती है वो बिहार पर नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवा ली थी। अब देखना यह है कि बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया सही तरीके से करवाया या फिर नहीं। इन सारे सवालों का जवाब 20 जनवरी को मिल जाएगा, जब सुनवाई है। इंतजार हम सबको करना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी उदाहरण हम लेके आएंगे, जिसे उदाहरण मानकर बिहार सरकार ने सर्वे करवाया। इसके अलावा महाराष्ट्र की केस स्टडी के बारे में हमने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों का उदाहरण लेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आरक्षण के रोस्टर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में हुई और किस प्रकार के आरक्षण के रोस्टर की प्रक्रिया बिहार में हुई। और महाराष्ट्र की जहां तक बात करें तो महाराष्ट्र को उन सीटों पर 20% सीटों को जनरल करके एनेक्शन करवाया, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे की सरकार ने गलती की थी। उद्धव ठाकरे की सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों का उदाहरण लेकर अपने यहाँ अध्यादेश ला दी और ये तय कर लिया कि ईबीसी को इतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार की गलत कदम था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका। लेकिन बिहार की उदाहरण जब हम लेते हैं तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं था। बिहार की सरकार ने बाकायदा एक नामी संस्थान के साथ रिसर्च का कार्य करवाया, अध्ययन का कार्य करवाया। इसके अलावा बिहार के जो अति पिछड़ा समाज के अति पिछड़ा आयोग गठित की गई थी, जो कमीशन गठित हुई थी, वो कमीशन भी बिहार के हर जिला में गए और सर्वे का काम पूरा किया। यानी आपको आधा अधूरा सच बताया जाता है कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद इलेक्शन रुक गया था, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि महाराष्ट्र में कोई ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई ही नहीं थी। खैर, आज चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए इन टॉक के साथ। आगे भी आपको इसी तरह से खबरों से अपडेट करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बार बार बात की जाती है ना, मध्य प्रदेश पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे जल्द ही और उसके उदाहरण भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उस पर भी हम डिटेल देंगे। नगर निगम चुनाव की जुड़ी कवरेज हमारा लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा और भी नए वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। इसके अलावा और भी कई न्यूज़ है, उन न्यूज़ों पर भी चर्चा की जाएगी और
राजनीति के तमाम विश्लेषण किए जाएंगे और उन तमाम खबरों पर भी विश्लेषण किए जाएंगे। तो आप बने रहिए इन टॉक के साथ। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर भी अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपना विचार रखें। अगर कोई सवाल भी हो तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसी विषय पर हम अगला वीडियो भी बनाएंगे जो आपके सवाल होंगे। इसके लिए निश्चित रहिए, आपके जो भी सवाल होंगे उस पर हम अपना वीडियो जरूर बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए इन टॉक।